नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आज मैं आपको क्लास 6 के साइंस का 9th चैप्टर बताने वाला हूं, जिसका टॉपिक है सजीव विशेषताएं एवं आवास। यानी कि दोस्तों, सजीव कैसे रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे आपने पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, मछली को जल में तैरते हुए भी देखा होगा, दोस्तों शेर को जंगल में भी देखा होगा, बकरी को घास खाते हुए भी देखा होगा। ये विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और उनके आवास के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कोई ऐसा स्थान हो जो जहाँ बहुत अधिक ठंड होती हो, तो वहाँ के वृक्ष होंगे वो अलग प्रकार के होंगे। किसी मरुस्थल के अगर वृक्ष देखना चाहो, वो अलग प्रकार के होंगे। मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। वहाँ किस टाइप के वृक्ष होंगे? कैक्टस वाले होंगे, जिनकी पत्तियाँ नहीं होंगी, ठीक है, तने वगैरह होंगे। ओके। और आपको हम बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बर्फ़ वाले एरिया में भी रहते हैं और घास वाले मैदानों में भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं। उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? उन्होंने ये जानने की कोशिश की, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता हो? तो ऐसा भी स्थान है। वो कौन सा स्थान हो सकता? जहाँ बहुत अत्यधिक बर्फ हो या बहुत अधिक गर्मी हो। होंगे, लेकिन बहुत कम जीव वहाँ निवास करते होंगे, बहुत कम। ये देखिए, चित्र आपको 9.1 दिखाते हैं, सजीवों के लिए खोज। देखिए किस तरीके का चित्र दिया गया, विभिन्न प्रकार के जीव दिए गए हैं। सजीव एवं उनका प्रवेश परिवेश सजीव एवं उनका परिवेश कैसा है, ये आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, मरुस्थल में क्या? ऊंट थे। पर्वत पर क्या? एक बकरी एवं व्याक रहते हैं। और समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां रहती, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव सभी स्थानों पर उपस्थित होते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? अब देखते हैं क्रियाकलाप। फर्स्ट, एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं एवं जंतुओं के पौधों के नाम भी आप सोच सकते हैं या लिख सकते हैं, कहीं अपनी जानने और समझने के लिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं, वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। हमने आपको पिछले अध्याय 5 में भी बताया है, इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्र जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे आवास एवं अनुकूलन। आवास क्या होता है? वह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं। अनुकूलन क्या होता है? वो उस मौसम या जलवायु के अनुसार अपने आप को सेट कर लें, आराम से वहाँ पर वो जीवन यापन कर सकें। देखो दोस्तों, बताते हैं, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणी जल यानी कि खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में कौन सी गैस घुली होती है? वो ऑक्सीजन घुली होती है। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। देखिए, चित्र 9.2 में दिखाया गया ऊंट एवं उनका परिवेश। आप देख रहे हैं कि ऊंट कैसे वहाँ सरवाइव करते। चारों तरफ आपका क्या है? मरुस्थल है और एक किसी वृक्ष की ये पत्तियां खाते हुए दिखाए जा रहे हैं। और ये वृक्ष किस चीज़ का है? बबूल का है। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। हम सभी लोग जानते हैं समुद्र अलग है और मरुस्थल अलग है। हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतु ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट क्या होता है? वो चलता है। मछली क्या करती है? पानी में आपकी तैरती है। और इनकी जो शारीरिक संरचना होती है, जैसे ऊंट की वो मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुसार होती है, और जो मछली की होती है वो किस तरीके की होती है? वो होती है पानी के अनुसार। देखते हैं, अब ऊँट के बारे में पढ़ते हैं। ऊँट के कैसे पैर होते हैं? लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है।
क्योंकि शरीर जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं मछली के बारे में। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ कैसे सरवाइव करती हैं, या कैसे अपना जीवन यापन, या कैसे वो अपने परिवेश में रहती हैं। देखिए 9.3 में दिखाया गया विभिन्न प्रकार की मछलियाँ। देखिए हम आपको बताएंगे इन सब का जो शरीर होता है वह धारा रेखी होता है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 8 में पहले भी किया हुआ है। हैं उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है। और इनकी पंख एवं पूंछ कैसी होती है? चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। मछली के गिल या क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में या सांस लेने में मदद करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं, तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायक होती हैं। अब देखो आगे बताते हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हैं। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट रचनाएं हैं या संरचनाएं हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, यानी कि एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल यानी कि हम भूमि की बात करें, पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। यानी कि जो जल में रहते हों जितने भी जंतु, उनके आवास को क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विभिन्नताएं हैं, यानी कि विभिन्न विभिन्न या विषमताएं हैं। ये सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। कैसे घटक हैं? जैव घटक। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं, जिनमें जान या जीव ना हो। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कुछ पौधे बीज से उगते। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की क्रिया को हम अजैव कारकों की भूमिका का कुछ अध्ययन करते हैं। देखिए क्रियाकलाप हम देखते हैं 2। क्रियाकलाप 2 में क्या दिया गया कि हमने कुछ मूंग के बीज लिए और उनमें अंकुर कैसे निकलते हैं। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित करते हैं और कुछ बीजों को एक ढेर को अलग रख दें, तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में रख दें और दूसरे को अलग रख दें। दूसरे दिन हम जिसको हम पानी में रखते हैं, देखते हैं कि उनमें बीज अंकुरण होने लगा है। ठीक है। और एक को क्या करते हैं? दूसरे ठंडे में, बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण में रख देते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर में रख दो या ठंडे वातावरण में रख दो। तो इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी आई या कोई अंकुरण नहीं हुआ? देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप ज़्यादा ठंडे स्थान पर रखेंगे तो अंकुरण की जो क्रिया है वह धीमी हो जाएगी। अगर उसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी, वह अपना भोजन बनाएंगे और तेजी से वृद्धि करेंगे। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं।
जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों से जीवों की विविधता का होना है। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा। तो कुछ स्थलीय आवास जैसे मरुस्थल, मरुस्थल को ले लें तो मरुस्थल के अजैब घटकों एवं ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जो ऊँट के पैर कैसे होते, गद्दीदार होते, जिससे उसके पैर रेत में ना धंसें और वह आराम से चल सके। ठीक है, हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, देखते हैं चित्र 9.4 बिल में मरुस्थलीय जंतु। आप चित्र में देख सकते हैं कैसे वहाँ के जो जंतु हैं वह जमीन को खोद कर नीचे बिल बनाकर आराम से रहते हैं, ताकि जो दिन के समय जो गर्मी होती है उससे वो अपने शरीर को बचा सकें और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकें। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकल आते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5 में दिखाया गया, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चित्र 9.5 मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे। देखिए कैक्टस दिख रहा है और एक दो पौधे दिख रहे हैं, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, पढ़ाते हैं क्रियाकलाप 3। गमले में लगा कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा ले लीजिए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको पॉलीथीन से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 में हमने क्रियाकलाप 4 में बताया था। तो अब इसमें हमें चेक क्या करना है कि वाष्प उत्सर्जन किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, ये चीज़ आपको हम बताते हैं। देखो दोस्तों, हम मरुस्थलीय पौधे वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते। अगर जिस कैक्टस को हमने ढका था पॉलीथीन से, उसमें जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है वह बहुत धीमी होगी, और जो अदर पौधा था उसमें जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है वह तेजी से होगी। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों यानी कि शूल का रूप भी ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्प उत्सर्जन में होने वाले जल में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और एक मोटी मोम परत से ढका रहता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी की बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, हम आपको बताते हैं। बहुत अधिक इनमें ठंड होती है और तेज हवाएं चलती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतु की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको हम आपको दिखाते हैं चित्र 9.6 में। देखिए पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष, देखिए किस तरीके से शंकुआकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ घूमने गए तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष जो होते हैं सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। देखिए हम आपको पर्वतीय क्षेत्र में कुछ जानवर पाए जाते हैं। हम आपको चित्र 9.7 दिखाते हैं। देखिए चित्र 9.7 दिखाते हैं आपको। ये देखिए 9.7 पहाड़ी तेंदुआ। ये देखिए ऊपर दिया गया चित्र नंबर 1। इसके फर हैं जो इसको पैरों की सुरक्षा करते, ताकि इसके ऊपर बर्फ़ वगैरह या ठंड से ये अपने आप को बचा सके। ये फर होते हैं। और बताते हैं आपको चित्र नंबर बी। देखिए याक दिया गया है। याक के भी शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल हैं, ताकि ये सर्दियों से अपने आप को सुरक्षित रख सके और अपनी बॉडी को गर्म रख सके। देखिए आपको चित्र नंबर सी दिखाते, एक बकरी दी गई है जिसके भी बाल बहुत बड़े हैं, ताकि वह अपने शरीर को गर्म रख सके और सर्दियों से अपने आप को बचा सके। अब हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। ये मटमैले यानी कि हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए चित्र 9.8 एक शेर एवं हिरण। देखिए शेर कैसा मटमैले रंग का है, जिस तरीके की घास है, आराम से यह घास में बैठकर हिरण का शिकार कर लेता है। ये देखिए आपको
हिरण दी गई है। देखिए, इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में हैं? शेर के अगले पैर के नखर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती? बिल्कुल। और मटमैले रंग से क्या करता है? वह घास में आराम से छिप जाता है और किसका शिकार करता है? हिरण का। वह शिकार आराम से कर लेता है। हिरण के दोस्तों जो लंबे कान होते हैं वह दूर से आवाज़ सुनने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं। अब आते कुछ जलीय आवास। जलीय आवास में सर्वप्रथम हम सबसे बड़ा जो जलीय आवास लेते हैं वह है समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि क्या होती है, उसके पंख वगैरह होती हैं और अगला और पिछला सिरा क्या होता है, पतला होता है, जो उसे तैरने में सहायता प्रदान करता है। वह गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। दूसरे, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है। कैसा होता है? धारा रेखी होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सके या आराम से तैर सके। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल, क्लोम अभी मैंने आपको बताया है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस के रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आते हैं और श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको हम बताएंगे तालाब एवं झील। देखते हैं इसमें क्या है। तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा होगा। यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब को आप भ्रमण कर सकते हो। वहाँ देखिए, कुछ पौधों को बाहर निकालिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार की हैं? देखिए, हम लोग देखते हैं चित्र, आपको हम दिखाते हैं। कौन सा? देखिए, आपको हम दिखाते हैं चित्र आपको हम दिखाने वाले हैं 9.9। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जड़ें मिट्टी में स्थिर, कुछ पौधे महत्वपूर्ण या पूर्णतः जलमग्न होते हैं। देखिए, आपको चित्र में बताते हैं। देखिए किस तरीके से कुछ जड़ें आपकी जल तक ही सीमित हैं और कुछ जड़ें आपकी नीचे तक उसमें चली गई सतह तक, ताकि पौधे को आराम से पकड़कर वह रख सकें। इनमें से कुछ की पौधे जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। ऐसे पौधे सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती की कोई क्षति भी नहीं होती। अब हम आपको बताएंगे जैसे मेढक हमने लोगों ने देखा है, यह कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। ठीक, इसके पिछले वाले पैर मजबूत होते। क्यों मजबूत होते हैं? ताकि यह आराम से क्या कर सके, आराम से यह अपने शिकार को पकड़ सके अपने शिकार को पकड़। सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई बीच में। आगे बताते हैं आपको, मेढक के बारे में बता रहे थे। यह कैसे इसके पीछे वाले जो पैर होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और यह छलांग लगाकर शिकार को पकड़ने में मदद इसकी करती है। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की बहुत अधिक संख्या है। अध्याय 7 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि अनेक प्रजातियों के बारे में हमने जानकारी आपको दी है। अब आते हैं हमारे आसपास के जीव। हमारे आसपास के जीव हमने देखे हैं। विभिन्न आवासों क्षेत्रों की यात्रा तथा इनके बारे में हमने देखा है। देखते दोस्तों, वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचो। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्फ, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सब हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं जैसे कुछ हमारे घर में वस्तुएं वगैरह होती हैं, क्या वो वृद्धि करती हैं? नहीं वृद्धि करती हैं।
जैसे मेज वगैरह हो गई, ये कोई किसी प्रकार का कोई भी वृद्धि नहीं करती, इसको हम निर्जीव में बोलते हैं। लेकिन ये बनी किससे है? कभी ना कभी ये एक सजीव थी, किसी न किसी पेड़ पौधे से बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अभी निर्जीव बोलेंगे, लेकिन ये बनी किससे? सजीव से बनी हुई है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती? बिल्कुल, जितने भी पृथ्वी पर सजीव हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सजी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? बिल्कुल, जितने भी जीव हैं वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। कोई मनुष्य होगा, वो मनुष्य बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बालक होता है, बालक से वह वयस्क बन जाता है, वयस्क से वह धीरे धीरे बूढ़ा भी हो जाता है। देखिए हम चित्र में दिखाते हैं, चित्र 9.10, एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। देखिए चित्र आराम से आप इसको देख सकते हैं। देखिए एक मुर्गे का चित्र भी दिया गया है, कैसे अंडे से बनता, अंडे से धीरे धीरे बड़ा होता है और एक वयस्क मुर्गा बन जाता है। देखिए आपको दिखाया। कभी क्या सभी सजीव श्वसन करते? बिल्कुल, जो जितने सजीव जीवित हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, चाहे बंदर हो, घोड़ा हो, गधा हो, बैल हो, ऊँट हो, पक्षी हो, सारे के सारे सांस लेते हैं, तभी वो पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। ठीक है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकालती है। जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का हम लोग उपयोग करते हैं, और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के माध्यम से निकाल देते हैं। जितने भी जानवर हैं वह सांस जरूर लेते हैं। अब जैसे कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जो मछली होती है वो गिल के माध्यम से सांस लेती है। ये सब हमने आपको बताया है। और पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती तथा ऑक्सीजन का उपयोग करके वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर लेती हैं, यानी कि वह प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करती हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया पत्तियां क्या करती? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। अब आगे देखिए, हम आपको बताते, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते? बिल्कुल करते हैं। उद्दीपन आपको हम बता दें, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में कोई ना कोई क्रिया उत्पन्न हो। किस कारण उत्पन्न होगी? उद्दीपन के कारण। चलिए हम आपको समझाते हैं। आप नंगे पैर टहल रहे हैं, तो आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, तो आप किस प्रकार क्रिया करेंगे, अनुक्रिया करेंगे? आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं, स्वादिष्ट खाने को देखकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसके विषय में आप सोचिए। अंधेरे में स्थान से अचानक आप तेज़ धूप आते देखें तो क्या होगा? आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। यानी कि आपको अंधेरे में आप खड़े हैं, तुरंत आपके सामने लाइट जल जाए तो क्या होगी? आंखें आपकी एकदम झिलमिल कर जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बताते हैं। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? बिल्कुल, खाना देते समय देखिए, जंतु के व्यवहार को देखिए, वो किस तरीके से परिवर्तन करता है। ठीक है, जब जंगली जानवरों पर प्रकाश तीव्र हम डालते हैं, यानी कि प्रकाश एकदम डालते हैं, तो वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। ये सब चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे छुमी का एक पौधा हो, उसे अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है? वो एकदम सिकुड़ जाता है, अचानक से वह मुरझा जाता है। अब हम आपको बताते हैं क्रियाकलाप 4। देखिए क्रियाकलाप, एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप यानी सूर्य का प्रकाश आता हो, एक पौधे को क्या करें? हम उसकी ओर रख देते हैं। देखिए आपको चित्र 9.12 में दिखाएंगे, पौधे की सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया। जिस तरफ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पौधा धीरे धीरे उसी की तरफ मुड़ जाएगा। ये क्या अनुक्रिया है? ये किस कारण हुई? यह हुई है आपकी उद्दीपन के कारण। देखिए अब आपको हम बताते हैं, सजीवों में उत्सर्जन स्वाभाविक है। आप वृद्धि करने के लिए कुछ ना कुछ खाएंगे, ऊर्जा के लिए कुछ ना कुछ खाएंगे, तो उसे हमें उत्सर्जित यानी कि उस पदार्थ को जो आपका अपचय हो जाएगा उसे हमें शरीर से बाहर निकालना भी पड़ेगा। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। देखिए आगे हम आपको बताते हैं, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? बिल्कुल, अपनी जाति को बनाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए सभी सजीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं।
चाहे कबूतर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सारे के सारे प्रजनन करते हैं। देखिए आपको दिखाई गई एक महिला इस चित्र में एक बच्चे के साथ, और चित्र 9.13 में क्या दिया गया, पक्षी अंडे देते हुए, और बी में जिनके स्फुटन द्वारा नवजात उत्पन्न होते। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। देखिए ये देखिए चित्र 9.14 में बच्चे देने वाले कुछ जंतु दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ बच्चे देने वाले जीव दिए गए हैं। अब देखिए प्रजनन पेड़ पौधों में देखते चित्र 9.15 में एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है। देखिए कैसे बीज से धीरे धीरे एक बड़े पौधे के रूप में ये बन जाता है। और कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। चित्र 9.16 में देखते आलू की सुप्त कलिका से उगता हुआ एक पौधा। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 5 में देखते हैं गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम कीजिए। इसे हम कैसे करेंगे, मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं, कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके इसको आप बनाने का काम करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। अब हम दोस्तों आते हैं, सभी सजीव गति करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया है जितने जीव हैं वो सारे के सारे गति करते हैं। चाहे शेर हो, चीता हो, हिरन हो, बाघ हो, घोंगा हो, तितली हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जो भी हो, सारे के सारे आपके क्या करते हैं, गति करते हैं। पूर्णतया गति, कायदे से वो गति करते हैं। और मरना भी एक इनका स्वाभाविक लक्षण है। यानी कि जिसने जन्म लिया है वह मरेगा जरूर। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा क्या है, देखिए हम बताते हैं। हमने देखा है कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जानते हैं जो निर्जीव होती हैं? जैसे हम आपको बता देते, कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती। क्या इन वस्तुओं में सजीव कहा जा सकता? बिल्कुल नहीं, ये निर्जीव हैं। ये क्या हैं? ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? ये निर्जीव हैं। आपको बताते हैं सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम बताते सजीवों में लक्षण पाए जाते, वे वृद्धि भी करते हैं, और खाना भी खाते, उत्सर्जन की प्रक्रिया भी करते और सांस भी लेते हैं। इस विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम किसी बीज के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे मूंग का बीज। मूंग के बीज के बारे में मैंने बताया है कि इसे अगर आप पानी में भिगो दूसरे दिन कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो धीरे धीरे क्या करता है, ये अंकुरित होने लगता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं फिर जीवन क्या है। यह चैप्टर का अंतिम टॉपिक बचा है, वो हम आपको बताते हैं जीवन क्या है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन कितना सुंदर है, जीवन कितना सुंदर है। अब इस चैप्टर में हम कुछ शब्द देख लेते हैं। देखिए शब्द, प्रमुख शब्द हैं अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वास, उद्दीपन। अब आते हैं सारांश पर। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय में वर्गीकृत कर सकते हैं। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप अब हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति क्या करते हैं? वृद्धि एवं गति करते हैं। अब दोस्तों आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, आवास किसे कहते हैं? फिर से समझना, आवास किसे कहते हैं?
आवास हम बता सकते हैं किसी स्थान का वह परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, आवास कहलाता है। आवास का अर्थ क्या होता है? एक निवास स्थान। जीव अपने भोजन, पानी और हवा आश्रय के लिए इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आवास पर निर्भर करता है। कई प्रकार के पौधे और जानवर एक ही प्रकार के आवास को साझा भी करते हैं। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर देखते हैं 2। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार का अनुकूलित है? किस प्रकार अनुकूलित है? तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें पत्तियां नहीं होती। क्या नहीं होती? पत्तियां नहीं होती। और पत्तियां होती हैं तो वो कांटों के रूप में होती हैं। और जो वाष्पो उत्सर्जन है, इन पत्तियों, इन कांटों की वजह से वाष्पो उत्सर्जन बहुत कम होता है, यानी कि जल जो है वो वाष्पीकरण कम होता है। और जो इसका तना होता है वह जो पत्ती है, पत्ती ही रूपांतरित होकर तना बन जाता है। और ये होता किस तरीके का है ये हम आपको बताएंगे। ये मोटी मोम जैसी परत से ढका होता है, जिससे पानी बनाने यानी पानी को सुरक्षित रखने के लिए यह मदद करता है, ताकि उस पौधे में यानी कि कैक्टस में पानी सुरक्षित बना रहे। और इसकी जड़ें कैसी होती? जड़ें गहराई तक जाती हैं, ताकि नीचे से पानी को ऊपर ये ला सकें। अब हम प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का नंबर। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जिन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। ख नंबर देखते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को हम क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। ग नंबर। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, उसे हम जलीय आवास कहते हैं। घ नंबर देखते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक हैं, क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है। रा नंबर देखते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित सूची में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हमने आपको बताया निर्जीव मतलब क्या होता है? जो वृद्धि ना करें, जो सांस ना ले सकें, खाना ना खा सकें, उत्सर्जन की क्रिया इत्यादि ना कर सकें। जैसे हल निर्जीव है, सिलाई मशीन निर्जीव है, रेडियो निर्जीव है, नाव क्या है? निर्जीव है। बाकी जीव छत्रक है आपका, ठीक है, जलकुंभी, केचुआ, ये सारे के सारे सजीव हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण होते हों। तो इसके बारे में हम आपको बता दें। बस ले सकते हो आप, या कार ले सकते हो, मशीन ले सकते हो, दोनों गतियाँ करती हैं। और दोनों को चलने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा में हम क्या दे सकते हो? किसी ना किसी प्रकार का उनमें हम तेल डालते हैं। जैसे बस में डीजल डाल सकते हो, कार हुई तो पेट्रोल डाल सकते हो, बाइक है तो उसमें क्या? उसमें पेट्रोल डाल सकते हो। उनको ऊर्जा मिलेगी, गति करेंगे, लेकिन वो क्या है? निर्जीव होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश था? देखिए मक्खन था, क्योंकि हमें मक्खन दूध से मिला। दूध कहाँ से मिलता है? जानवरों से, गाय भैंस से, बकरी से। चमड़ा, देखिए चमड़ा भी था। चमड़ा तो डायरेक्ट हमें किसी न किसी जानवर से ही मिलता है। देखिए दोस्तों, जैसे मृदा, आपकी मृदा क्या है? ये आपकी निर्जीव है। ऊन सजीव है, बिजली का बल्ब निर्जीव है, खाद्य तेल आपका सजीव है। कहाँ से मिलता है? सरसों से। नमक आपका किस में आता है? नमक आपका उसमें आता है, निर्जीव में आता है, क्योंकि हमें उससे मिलता है, समुद्र से उसको हम पानी एकत्रित करते हैं, फिर वाष्पीकरण की क्रिया होती है, उससे हमें नमक प्राप्त होता है। सेब आपका क्या है? सजीव है। रबड़ क्या है? आपकी सजीव है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, सजीवों के विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण में बता दें। जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, शोषण करते हैं, पर्यावरण पर प्रतिक्रिया भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, गति भी करते हैं। सारे के सारे काम इनमें होता, उत्सर्जन भी करते हैं। ये सारे सजीव के लक्षण हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? ये आपको हम बता। घास के मैदान में पेड़ और छिपने के स्थान कम होते हैं। हमने आपको बताया जो घास का मैदान होता है उसमें पेड़ वगैरह कम होते हैं, इसलिए वहाँ जीव छिप नहीं पाते हैं। इस जो छिपने के स्थान होते हैं बहुत कम होते हैं, इसलिए जानवर शिकारियों की चपेट में आ जाते हैं। वे केवल जीवित रह सकते और बच सकते हैं। यदि वे तेज़ी से भाग सकते हैं तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों गति महत्वपूर्ण है। इसको और अच्छे से हम बताएंगे। घास के मैदान आप सभी लोगों ने देखे होंगे। क्या होता है कि घास के मैदान में पेड़ पौधे होते नहीं हैं, छिपने के लिए कोई स्थान नहीं होता। जो शिकारी होते बहुत जल्दी जानवरों का शिकार
कर लेते हैं। इसलिए जितने भी मैदानी या घास वाले जीव होते हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और इसी कारण वो अपने आप को बचा सकते हैं। इसके उदाहरण देखना चाहे चीता एवं हिरन। जैसे हिरन भी तेज़ दौड़ता, चीता भी दौड़ता, शेर वगैरह, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये घास वाले ही जीव होते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों इस तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और दोस्तों बहुत जल्दी आपको हम एनटीपीसी नहीं, रेलवे ग्रुप डी के सारे साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों आपने इतनी आराम से इस वीडियो को देखा सुना उसके लिए थैंक यू दोस्तों। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।